हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ साइंस में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पार्ट सेकेंड को लेकर, जो कि क्लास 9 के लिए है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था एक बार समझी कर लेते हैं। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को देखा है और अप्रिशिएट करना है, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और पहले जरा एक बार समरी करते हैं, पिछली बार हम लोगों ने कहाँ तक किया था और क्या क्या किया था, समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एटम के बारे में अपना अपना व्यूज दिया था कि किस तरीके का एटम नजर आता है, कैसे कैसे एटम बना हुआ है। तो उसमें जे थॉमसन का मॉडल था, जे थॉमसन की फिर कमियां निकली, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। यहाँ तक हम लोगों ने दिया। अब रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां निकली, ड्रॉबैक्स निकले। क्या ड्रॉबैक्स निकले? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो एटम होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक एटम के एक स्फीयर के सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, जहां पर अबाउट ऑल मास, पूरा का पूरा जो मास है वो वहां पर कंसंट्रेटेड रहता है अबाउट। और उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। और उसके चारों तरफ उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं। और ये बोला था कि जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, उसका साइज जो पूरा एटम है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक क्या बताया आगे के साइंटिस्ट ने? तो साइंटिस्ट बेसिकली नील बोर थे, तो उन्होंने बोर्स ने अपना मॉडल दिया था। तो हम आज बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। इसके पहले क्या ड्रॉबैक बताया उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में? उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर राउंड करते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो राउंड करने का मतलब है धीमे धीमे अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो धीमे धीमे अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा, और रेडिएट करते करते उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो जैसे पहले इतना बड़ा चक्कर लगाया, एनर्जी फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम, और फिर अल्टीमेटली वहीं पर गिर जाएगा। और गिर जाने से क्या होगा? निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो नाभिक में है उसमें प्रोटॉन्स बताए गए थे पॉजिटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और उससे क्या होगा? एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये ड्रॉबैक आया, और रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं होगा, इसलिए उनके आइटम को, मॉडल को रिजेक्ट किया गया। और नील बोर ने अपना मॉडल लाए। उन्होंने इस चीज को कैसे करेक्ट किया? उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर ऑर्बिट्स होती हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं, वहां पर ही रहते हैं। और जो जिस पर्टिकुलर सेल में रहता है उसमें कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। मतलब इसमें यह नहीं कि कोई कहीं भी जाके राउंड कर ले, कुछ डेफिनेट सर्टेन एरियाज हैं जहां पर वो रिवॉल्व करेंगे, और जो जिस एनर्जी लेवल का है उसी एनर्जी लेवल पर वो रिवॉल्व करेगा, और वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इस तरह से इन्होंने बताया कि जो मॉडल्स हैं जिसमें इन्होंने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया सेल्स, और इन सेल्स को के एल एम इस तरह से नाम दिए। नंबर 1 के, नंबर 2 एल, नंबर 3 एम, एंड डॉट डॉट। इस तरह से आगे ये पूरा इन्होंने अपना मॉडल दिया, जिसमें आज तक हम इसको मानते हैं कि इसी तरह से इनका जो एटम आज तक कंसीडर किया जाता है कि जो एटम है उस एटम में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। राइट, ओके। बाद में आगे चलकर ये भी डिस्कवरी हुई कि जो न्यूक्लियस है इसमें सिर्फ प्रोटॉन नहीं रहते बल्कि न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो कंप्लीट एटॉमिक मॉडल हुआ उसमें क्या हुआ कि एटम जो होता है वो हमें कैसा नजर आता है? वो हमें एक स्फीयर के जैसा नजर आता है। उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रहते हैं, और उनके चारों तरफ सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं। उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं। राइट, तो दैट फिनिशेस एटॉमिक मॉडल। नाउ आगे बात करते हैं हम लोग, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, जो सेल्स हैं, उनमें अलग अलग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया नील बोर ने कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहेंगे अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जहां पर n, व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ सेल। यहां पर l जो है वो नंबर ऑफ सेल है, जैसे पहली सेल या k सेल तो n की वैल्यू 1। तो अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि पहली सेल में कितने रहते हैं, के सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो सॉरी, तो के सेल में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी जो पहली सेल होती है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसके लिए 2 एंड जहां पर n है यहां पर रखूंगा 1 स्क्वायर 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है जो फर्स्ट सेल होगी, पहली ऑर्बिट होगी, के सेल होगी, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। ऐसे जो सेकेंड सेल है के बाद l 2 स्क्वायर 2 into 4 दैट इज 8। इसका मतलब है जो सेकेंड सेल आएगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 8 मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रह सकते, कम कितने भी रहेंगे। फिर n तो 2, ये तीसरी सेल हो गई तो 3 रख दीजिए, तो 2 into 9 दैट इज 8। एंड डॉट डॉट। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं। ओके, राइट। इसके बाद फिर हमें देखना है वैलेंसी। वैलेंसी इससे पहले आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। बहुत से आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, आपकी बुक में जो गिवन है, तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखें और उनका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। now बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, इन सारे के सारे एटम्स में एक आदत कॉमन देखी गई है कि हर कोई ये चाहता है, हर एक एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, यानी कि ऑक्टेव कंप्लीट कर ले। ये एक नेचर है, जितने भी एटम्स दुनिया में पाए जाते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, वो सब यही चाहते हैं कि जो लास्ट वाली हमारी ऑर्बिट हो वो स्टेबल हो जाए, और उसी स्टेबल होने के लिए वो चाहते हैं या तो उनकी लास्ट ऑर्बिट में उतने और इलेक्ट्रॉन्स हों जितने की अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर होने चाहिए, अगर नहीं है तो लास्ट में हमेशा 8 कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी तो है नहीं कि हर एक एलिमेंट के एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जब नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उसको कंप्लीट करने के लिए या तो किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स देंगे और या उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो अगर मान लो कोई एटम ऐसा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स देता है वो उसकी वैलेंसी है, या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो उसकी वैलेंसी है। अब ये बात अलग है कि अगर कोई देगा तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी और अगर कोई लेगा तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसकी वैलेंसी +1 है, और कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसकी वैलेंसी -1, राइट। तो ऐसे आप पूरी टेबल में बहुत से वैलेंसी यानी कि नंबर ऑफ जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द एटम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सोडियम एटम की, अगर सोडियम एटम की बात करूं Na, तो इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 11, राइट। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है तो इसको कैसा होगा, ये तो इसका नॉर्मल हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी न्यूक्लियस, नॉट इंग्लिश, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पर रहेंगे न्यूक्लियस में। अब ये जो पहली ऑर्बिट इसकी बनेगी, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ गए, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास है कितने, 11। अब कितने बचे, 9 बचे। और सेकंड में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचे इसके पास, 2 पहले में हो गए, 8 तीसरे में होने तो चाहिए 18, लेकिन इसके पास बचेगा कितना, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का हो गया 2 8 एंड 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये या तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो इसके बाहर 8 हो जाएंगे, या ये किसी को 1 दे दे तो इसके पास जो अंदर वाली है वो लास्ट हो जाएगी और उसमें 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो जब ये ढूंढने जाता है तो इसको मिलता है क्लोरीन, क्लोरीन के होते हैं 17। तो ये कैसा नजर आता है, ये यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का न्यूक्लियस है। तो पहली सेल इसमें हो गए 2, ये दूसरी सेल इसमें हो गए 8 मैक्सिमम। अब तीसरी में होने तो चाहिए 18, लेकिन 2 8 के बाद 7 ही बचे इसके पास, 17 थे। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये इसको 1 दे देता है, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी हो जाती है +1, और ये 1 ले लेता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है -1। तो इस तरह से बहुत से आपको केसेस में आपको करना है, टेबल है, आपको लर्न करना है कौन कौन से एलिमेंट्स की कितनी कितनी वैलेंसी होती है। नाउ आगे का टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम किसे बोलते हैं, किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, राइट। अगर मान लो किसी में 5 न्यूट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 हुआ, किसी में 10 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 10 हुआ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर, राइट। फिर आता है मास नंबर। इसमें आपके पास आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, जो आएगा नोन एज मास नंबर और एटॉमिक मास भी इसको बोलते हैं, राइट। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, ये दो चीजें हो गई। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर हुआ, और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों को ऐड कर लें तो वो हो जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर। ध्यान रखेंगे, ये अंडरस्टूड है कि अगर प्रोटॉन्स 5 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, न्यूट्रॉन 5 होंगे, सॉरी प्रोटॉन 10 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ protons is known as atomic number and number of protons plus number of neutron is known as mass number and number of electrons हमेशा protons के बराबर ही होंगे, राइट। ओके स्टूडेंट, 2 टॉपिक्स के बाद ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब इसमें एक और चीज है आइसोटोप्स। अब होता क्या है, बहुत से जब हमने एलिमेंट्स देखे और तो हमें ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम्स थे उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स ही एक जैसे थे। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन देखा, तो हाइड्रोजन के कहीं से भी हम जाके एटम्स लेकर आए, सब में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर एक जैसी रहेगी, चाहे जहां भी हम चले जाएं। बट आगे चलकर बहुत बार ऐसा हुआ, कुछ कुछ ऐसे एटम्स देखे गए जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम थे, मतलब प्रोटॉन्स तो उनमें सेम थे, लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। इसका मतलब है कैसे डिफरेंस आया, न्यूट्रॉन्स उनमें घट बढ़ गए थे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमें एक नजर आता है 1H1। 1H1 का मतलब है कि इसमें इसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में 0 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है, और इसके जो चारों तरफ है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है और इसके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग हाइड्रोजन का नॉर्मल एटम कहते हैं, 1H1। लेकिन आगे ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी एटम्स मिले जिसमें ये न्यूट्रॉन्स जो 0 थे वो 1 न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन तो 1 ही था, लेकिन प्रोटॉन भी 1 था, लेकिन एक न्यूट्रॉन आ गया जो कि यहाँ पे 0 था। तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया आपका 1H2, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन, तो 1 + 1 2 हो गए। तो अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो एक ही है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर चेंज हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन का एक और देखा गया जिसमें 2 नाइट्रोजन देखे, 2 न्यूट्रॉन देखे गए। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 1H3 हो गया। तो मतलब कुछ ऐसे भी एटम्स देखे गए जिनके नंबर आप प्रोटॉन्स तो सेम थे, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम था, बट उनके मास नंबर डिफरेंट पाए गए। तो इनको एक दूसरे का आइसोटोप्स कहा गया। इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हो गए, 3 आइसोटोप्स हो गए। इनका प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्राइटियम नाम भी है। ऐसे आप और भी कुछ एग्जांपल्स लर्न करके रख सकते हैं। कितने, जैसे कार्बन के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, किसके भी होते हैं, उनको आप लर्न करके रखेंगे कि किसके कितने आइसोटोप्स होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट एक है आइसोबार। अब यहां पर कुछ एटम्स देखे गए जिनमें एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर डिफरेंट था, तो उनको बोला गया आइसोटोप्स। इसी तरह से कुछ ऐसे भी एटम्स देखे गए जिनके मास नंबर तो सेम थे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे। ऐसे सारे एटम्स को एक दूसरे का क्या बोला गया, आइसोबार्स। यानी कि अगर आप आइसोटोप्स की डेफिनेशन लर्न करते हैं तो आइसोबार की अपने आप लर्न हो जाती है। आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो आइसोबार्स में क्या हो जाएगा, एटॉमिक masses are different but mass number is same। सभी के एग्जांपल्स याद रखें एक एक दो। तो दिस फिनिशेस योर कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक बार आप इसे पूरा पढ़ें और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, और अगर कुछ डाउट्स हो तो भी आप कमेंट्स करें, तो वो डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपके ले सकूं। थैंक यू।